Namaskar, this is Amitabh Bachchan. My greetings to Pinkish Foundation. From a very modest beginning, the Pinkish Foundation has grown exponentially towards a women community of over 2 lakh women, I am told, spread out across the country through several branches. It has been heartening for me to note the focus on the development, well-being, pride, and happiness of Indian women and the girl child that this foundation works towards. Giving women their pride of place in society, looking after underprivileged girls through social camps is indeed most laudable. Women form 50% of the strength of any social strata. This I've always believed in and shall always propagate. My warmest wishes, and may you continue to grow in strength year after year. Thank you so much. Namaskar. गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह। आज के पिंक टॉक सेशन में पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और अभी-अभी होली का त्योहार भी निकला है, तो आप सभी की कैसी रही है होली? ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से अपने-अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और साथ ही हमारा पिंक टॉक का आज का प्रोग्राम आप ज़रूर देख रहे होंगे। भाई पिंक टॉक देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम सिर्फ़ आप सभी के बारे में सोचकर ही हम टॉपिक को ढूँढ कर लाते हैं और हमारे नए-नए और इंटरेस्टिंग इस वीडियो को, इस सेशन को बनाते हैं। तो और साथ ही हमारे गेस्ट के रूप में हम आपके सामने लेकर आते हैं ब्रह्म कुमारी दीदी, जो कि इस टॉपिक की एक्सपर्ट होती हैं। तो प्लीज़ पिंक टॉक ज़रूर देखें। तो हम बात कर रहे थे आपकी होली कैसी रही? भाई मुझे तो होली से बहुत डर लगता है, लेकिन जब मैं दूर से लोगों को होली खेलते हुए देखती हूँ, मैं टीवी पर देखती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब सवाल ये उठता है कि मुझे क्यों डर लगता है और आपको क्यों मज़ा आता है? कभी सोचा है आपने? कुछ लोगों को किसी बात से डर लगता है और किसी को नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है और वो है डर। और हमारा आज का टॉपिक है फ़ियर, एनिमी और टीचर। तो इस विषय पर आने से पहले हम ये जानते हैं कि फ़ियर असल में होता क्या है? आपने कभी ये सोचा है कि बच्चे सुबह-सुबह अंधेरे उठते ही तैयार होके स्कूल के लिए क्यों भागते हैं? और साथ में डरते हैं, अरे कहीं लेट ना हो जाएँ। ऑफ़िस जाने वाले भी बड़ी हड़बड़ी में रहते हैं कि अरे! कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। इवन हाउसवाइफ्स भी सुबह-सुबह बड़ी जल्दी में रहती हैं। अरे! लेट ना हो जाएँ। तो क्यों सभी को ये डर रहता है कि वो लेट ना हो जाएँ और लेट हो जाएँगे तो स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी, लेट हो जाएँगे तो ऑफ़िस में बॉस की डाँट मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि ये डर है जो, वो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। ऐसा होता है क्या? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हम सभी के जीवन में फ़ियर ज़रूर आता है। कभी फेलियर का फ़ियर, कभी रिजेक्शन का फ़ियर, तो कभी फ्यूचर का फ़ियर। तो ये डर हमें कभी रोकता है, कभी हमें बचाता है, कभी-कभी हमें जीवन की बहुत गहरी सीख भी दे जाता है। तो क्या फ़ियर वास्तव में हमारा दुश्मन है या फिर वो एक ऐसा टीचर है जो हमें मजबूत और जागरूक बनाना चाहता है? तो आज हम यही सब पर चर्चा करने के लिए, ये सब सवालों के जवाब जानने के लिए ही इस पिंक टॉक सेशन में आए हुए हैं। तो हमें ये आज ब्रह्म कुमारी दीदी जो हमारे साथ आई हुई हैं, वो हमें बताएँगी कि फ़ियर सिर्फ़ हमें कमज़ोर नहीं बनाता, वो कुछ हमें सिखाने भी आता है। तो हम आज इस गहरे विषय पर जो हमें मार्गदर्शन देने के लिए आई हैं हमारी दीदी, उनका हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हमारी दीदी हैं बीके डॉक्टर प्राची आनंद दीदी। ओम शांति दीदी, कैसी हैं आप? ओम शांति। बहुत अच्छे। दीदी आज के पिंक टॉक सेशन में पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। दीदी ने हजारों लोगों को आत्मिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा दी है। तो उनके अनुभव और मार्गदर्शन से लोगों ने अपने जीवन की कई चुनौतियों को समझकर उन्हें शक्ति में बदलना भी सीखा है।
वैसे तो दीदी को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके परिचय की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। समय-समय पर दीदी हमारे साथ आती हैं, हमारे पिंक टॉक पर पधारती हैं और हमें उनके मार्गदर्शन से हमारे जीवन की जो चुनौतियाँ हैं, उनसे लड़ने की, उनसे जूझने की शक्ति मिलती है, उनसे ताकत मिलती है। वो हमारी लाइफ़ को बहुत कुछ आसान बनाती हैं। लेकिन हमारे नए जुड़ने वाले व्यूअर्स के लिए मैं उनका परिचय देना चाहूँगी और मैं बहुत ही हर्ष के साथ आज की हमारी विशेष अतिथि डॉक्टर प्राची आनंद दीदी के बारे में बताना चाहूँगी। दीदी एक अनुभवी कॉर्पोरेट ट्रेनर और इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में उन्हें 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह एक सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं और विमेन्स स्टडीज़ में पीएचडी भी कर चुकी हैं। प्राची दीदी का मुख्य फोकस लोगों को लाइफ स्किल्स, माइंडफुलनेस एंड इमोशनल वेल-बीइंग के माध्यम से सशक्त बनाना होता है। अपनी बेहतरीन फैसिलिटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जाने जाने वाली प्राची दीदी ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करती हैं जो लोगों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो आज हमें पूरा विश्वास है कि आज उनके अनुभव, विचार हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक और उपयोगी होंगे। तो आइए हम सभी मिलकर एक बार और दीदी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दीदी, हमारे आज के पिंक टॉक सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दीदी, हमारा प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि फ़ियर आखिर होता क्या है? जैसे हमने हिंदी में हमारे रस होते हैं, 9 रस, उनमें एक डर भी होता है। तो ये इमोशंस कैसे आया हमारे इंसानों के बीच में? तो हम थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए जो फ़ियर है उसको अगर हम डर की बात करें, तो पहले जनरली हमने इमोशंस की बहुत बार बात करी है कि नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, पॉज़िटिव इमोशंस भी होते हैं। जनरली लोग जो है फ़ियर को एक नेगेटिव इमोशंस की तरह लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो इमोशन है, ये हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल सर्वाइवल इमोशन है। यानी कि डेंजर आने से पहले, कोई भी खतरा आने से पहले ये हमें इंडिकेट करता है। जैसे ही हमें कोई खतरे का आभास होता है, तो हमारे ब्रेन में एक एरिया है जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ईज़ी भाषा में बताऊँगी कि एमिगडाला करके एक जगह होती है, जो एक्टिवेट हो जाती है। और वहाँ पे 2 रिस्पॉन्सेज़ क्रिएट होते हैं, एक होता है फ्लाइट मोड और एक होता है फाइट मोड। यानी कि या तो उस सिचुएशन को फेस किया जाए, उससे फाइट की जाए या फिर उस सिचुएशन को अवॉइड किया जाए, यानी कि वहाँ से किनारा कर लिया जाए। तो ये 2 सिचुएशन क्रिएट होती है। तो डेंजर जैसे आता है, तो वो इसी तरीके से वहाँ पे एक्टिवेट होता है। बहुत एक और एग्ज़ाम्पल से एक बहुत साधारण एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि जब पहले का टाइम था, जब आदिवासी मान लीजिए जब हुआ करते थे और जब जंगली जानवर जो है आस-पास हुआ करते थे, जब शुरुआती दौर की बात है, तो अगर मान लीजिए कोई शिकारी मतलब अगर कोई आता है, कोई जानवर उनके नज़दीक आता है, तो उनके दिमाग में एक ये दोनों रिस्पॉन्सेज़ क्रिएट हो जाते हैं, या तो उस जानवर को मार देते हैं या फिर उस जानवर से भाग जाते हैं। दूर तो भाग जाए। फ्लाइट और फाइट मोड हाँ, तो ये एमिगडाला हमें इंडिकेट करता है कि अब डेंजर है, अब इसका ऐसे सामना किया जाए। लेकिन ये फिज़िकल डेंजर के लिए तो ये बात सही है। अब चैलेंज कहाँ पर आता है जब ये फिज़ियोलॉजिकल लेवल पे आ जाता है, यानी कि फिज़ियोलॉजिकल से ऊपर उठकर साइकोलॉजिकल लेवल पे आ जाता है, यानी कि मन के खतरे जो हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मन की बात करें तो हमारे खतरे ऐसे हो सकते हैं, जैसे आपने अभी होली का एग्जाम्पल दिया, तो ये भी सिचुएशन टू सिचुएशन, इसमें कोई फिजिकल डेंजर वाली बात नहीं है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल डेंजर की बात है। मे बी आपको कलर का किसी के हाथ लगाना अपने चेहरे पर या आपके चेहरा के ऊपर कोई रिएक्शन ना हो जाए या कलर से कोई रिएक्शन ना हो जाए, ये खतरा आपको है। लेकिन हो सकता है दूसरे व्यक्ति को ये खतरा ना हो, तो ये इट्स ऑल इन द माइंड। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल जो फियर होते हैं, जैसे एग्जाम हाँ, 2 स्टूडेंट्स हैं लेकिन एक स्टूडेंट को खतरा हो रहा है कि लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम कैसे पार करूँगा और दूसरे स्टूडेंट को लग रहा है कि नहीं मतलब मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, लेट्स टेक इट एज़ अ चैलेंज और मैं इसको कर सकता हूँ। तो एक का है कि मैं कर सकता हूँ और एक का है कि मैं नहीं कर सकता। तो ये इस तरह की चीज़ें हो गई या फिर हम किसी कोई क्लोज़ हमारे रिलेशन में है, उसको खोने का डर, है ना? हो सकता है हमने कभी
ऐसा किसी के साथ देखा हो होते हुए, या फिर हो सकता है कोई पास्ट बर्थ के भी हमारे कुछ ऐसे संस्कार या मेमोरीज हैं जो हमारे इनबिल्ट हैं अभी भी, जिसकी वजह से भी हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो खतरे को लेकर या डर को लेकर अलग-अलग हो सकते हैं। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि वास्तव में जो ये फ़ियर एक इमोशन है, ये हमारा दुश्मन नहीं है। ये हमें अलर्ट करता है कि आने वाले खतरे के लिए हम कैसे तैयार हों, अपने आप को कैसे रेडी करें। क्योंकि मान लीजिए एक कहानी नहीं है जैसे कि आगे कहा मतलब अगर एक खाई है, अगर आगे एक खाई है, तो मैं अगर अपनी आँखों पे पट्टी बाँध लूँ कि ये सोचकर कि नहीं मैं तो बस आगे जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि खाई अगर है तो मेरे को दिखेगी नहीं, ये बेवकूफ़ी हो गई। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि आगे खाई है, मैं गिर सकती हूँ, तो बजाय अपनी आँखों पे पट्टी बाँधने के मैं अपने आप को सतर्क करूँगी कि मैं कैसे उस खाई में गिरने से खुद को या औरों को भी बचा सकती हूँ। तो ये जो बचा फ़ियर सकते हैं। एक इमोशन है, ये हमेशा हमारे को ये देखना है कि ये हमें अलर्ट करने के लिए आता है कि आने वाली किसी भी चीज़ से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और समय रहते ही अपने आप को अलर्ट करके आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो ये इट इज़ फॉर सिक्योरिटी, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए ना कि हमें डराने के लिए। लेकिन दीदी हर एक लोगों पर अलग-अलग इम्पैक्ट पड़ता है ना। अगर हमें सिचुएशन से बचाने के लिए अगर हमको डर लग रहा है, तो वो सभी को एक बराबर लगना चाहिए। किसी को जी, लगता है, किसी बिल्कुल। को बिल्कुल कोई भी नहीं लगता है। इसी के लिए जो हमने अभी बात करी, इसी को मैं थोड़ा-सा और दोबारा से इलैबोरेट कर देती हूँ, कि सबकी अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है। सबके माइंड की अलग-अलग कंडीशनिंग होती है। अगर मुझे सड़क पे चलते हुए एक बार किसी डॉग ने मतलब काट लिया या कुछ है, तो वो डर मुझे ही होगा। वो डर किसी नॉर्मल व्यक्ति को नहीं होगा जिसके घर में ऑलरेडी पेट है। उसको तो और ही ज़्यादा उनको देखकर प्यार आएगा या वो उन कहेंगे कि इनको फीड कराएँ या कुछ करें इस तरह से। लेकिन जिसके साथ वो हो चुकी घटना, उसकी माइंड की कंडीशनिंग ये हो गई कि अब एक बार मुझे काटा है तो हो सकता है मुझे आगे भी ये वाली दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। या फिर कोई रोड एक्सीडेंट की बात हो सकती है या किसी भी तरीके की या एग्ज़ाम में हो सकता है स्टूडेंट कोई फेल हुआ है पिछली बार, उसका जब वो बैठा स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम देने के टाइम पे और उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो गया। तो वो खतरा उसको अगली बार भी फ़ील होगा क्योंकि उसकी माइंड की कंडीशनिंग क्या हो गई कि मैंने इतनी तैयारी की थी लेकिन मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। अब इस बार भी अगर मैं बैठूँ और मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, तो फिर ये खतरा उसको हो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसी कंडीशनिंग के साथ नहीं बैठा, जो दूसरा स्टूडेंट है, जिसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ, तो वो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हुए भी, लेकिन इस तरह से बैठेगा कि हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और दूसरा स्टूडेंट एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करके आया है, अपनी स्टडीज़ को पूरा करते हुए आया है, लेकिन फिर भी डर है उसके मन में कि कहीं पिछली बार वाली बात अभी ना हो जाए। तो पास्ट के एक्सपीरियंस, अपनी खुद की पर्सनैलिटी, कई लोगों की खुद की पर्सनैलिटी थोड़ी-सी एक होता है ना, एक बोल्डनेस होती है कि हाँ, मुझे फेस करना है, इनिशिएटिव लेने की पावर होती है। और कई लोगों में एक नेचुरल वो अपने अंदर एक फ़ियर क्रिएट करके रखते हैं। या फिर कह लीजिए कि घर के अंदर कुछ ऐसा फ़ियरफुल एनवायरनमेंट होता है या पेरेंट्स ने बचपन से कुछ ऐसी बातें कही होती हैं या माहौल ऐसा होता है घर का कि जहाँ पर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। और ये सारी चीज़ें सारी मेंटल ट्रेनिंग की है कि कितना, क्योंकि इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या फैमिली है या स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटल जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, उस हिसाब से जितना हमें वो पॉजिटिव और जितना हमें प्रोग्रेसिव मिलेगा, उतनी हमारी खुद की ग्रोथ होती है। तो फ़ियर को हम कैसे ले रहे हैं, इसका बहुत हद तक हमारी जो चाइल्डहुड से हमारे साथ चीज़ें होती आई हैं, जिस तरह से हमारी मेंटल कंडीशनिंग होती आई है, ट्रेनिंग होती आई है, तो उसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा ये एक्सपीरियंस लास्ट बर्थ का ही हो सकता है कि जब लास्ट बर्थ के अंदर मुझे आग से डर लगता हो या हाइट से डर लगता हो, तो इस जन्म में भी हो सकता है वो फ़ियर मैं कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आई हूँ अपने साथ और बचपन से वो डर मेरे अंदर है। अब अगर पेरेंट्स जागरूक हैं और वो इसको नोटिस कर लेते हैं कि इस बच्चे को पानी से डर लगता है या आग से लगता है या हाइट से लगता है, तो वो उसके ऊपर काम करें और उस बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें क्योंकि जैसे डर पैदा हुआ है वैसे ही डर निकलता भी है। अब अगर मुझे पानी से डर लगता है तो मैं स्विमिंग के लिए पैर पानी में डालूँगी ही नहीं।
लेकिन धीरे-धीरे जब मुझे ये विश्वास आएगा, छोटे-छोटे स्टेप ले लेके, मेरे पेरेंट्स, मेरे ट्रेनर मुझे जब सिखाएँगे कि नहीं ये इट इज़ पॉसिबल, पानी के अंदर तैरना पॉसिबल है और पानी हमें डुबाएगा नहीं, पानी हमें जो है वो लेकर जाएगा, अपने आप को ट्रेन करना है। तो ये कॉन्फिडेंस ना धीरे-धीरे आता है। एक अंडरलाइन करने वाली चीज़ यही है कि फ़ियर का एंटीडोट ओनली एंड ओनली कॉन्फिडेंस। अब उस कॉन्फिडेंस को हम कैसे बिल्डअप करते हैं फॉर एनी फियर हुँ, आपका एंटीडोट है कॉन्फिडेंस। अब उस कॉन्फिडेंस को दूर कर जो बिल्डअप करने के लिए आपको ये देखना है कि क्या उसके सॉल्यूशन है, क्या उसके रेमेडियल वेज हैं, ये हमें देखना है और किसकी हेल्प हमें लेनी है। मे बी हमें किसी काउंसलर की भी कभी हमें जरूरत पड़े, वो भी हमें लेनी चाहिए, लेकिन फियर को हमें ऐसे अपने माइंड को कंट्रोल करने वाला जो है वो इमोशन नहीं बनाना है। फ़ियर हमें हेल्प कर रहा है, लेकिन फ़ियर हमें कंट्रोल ना करे, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना दीदी जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया, मैं अपना देना चाहूँगी। मुझे पानी से बहुत डर लगता है बचपन से ही। इवन बचपन में मेरी मम्मी के हम नाना जी वग़ैरह के जब गाँव जाते थे, तो अगर मुझे दूर से कुआँ नज़र आ जाए, तो मैं उसके आस-पास भी नहीं जा सकती थी, मुझे इतना डर लगता था। और मैं जब थोड़ा-सा बड़ी हुई, मैं कुएँ में नहीं झाँक सकती थी। मुझे तालाब में नहीं झाँक सकती हूँ मैं। बड़ी हुई तो मैंने कहा अरे! ये डरता है, ये डर को हटाना है, मुझे स्विमिंग सीखनी है। तो बड़े होने के बाद मैंने स्विमिंग सीखना शुरू किया। तो वो स्विमिंग में भी मैं जहाँ वो 4 फीट पानी होता है ना, वहाँ मैं बड़े अच्छे से स्विमिंग कर लेती हूँ। लेकिन जब मुझे है। पता चले कि मैं 8 फीट में पहुँच गई हूँ, मेरे हाथ-पैर ना अपने आप रुक जाते हैं। और वो ट्रेनर तो बोलता है हुँ, कि आप जाइए और नीचे का बॉटम को टच करके आइए। वो मैं 4 फीट में कर सकती हूँ, मैं 8 फीट में, 10 फीट में कर ही नहीं सकती हूँ। और मुझे याद है कि मैं आँखें बंद करके मैं एक बार भी ना इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं पानी के अंदर हूँ। वो लोग बोल जैसे बच्चे मेरे साथ में स्विमिंग करते थे, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता था, आँखें खोल के नीचे पानी के अंदर ही अंदर घूम रहे हैं। तो मैंने बहुत हुँ, कोशिश की इस डर को खत्म करने की और आज भी मैं नहीं कर पाई। मैं जो वो 4 फीट वाली हुँ। स्विमिंग में हूँ मैं, वो 10 फीट वाले में तो पहुँचते ही मेरे हाथ-पैर सब रुक जाते हैं। जी। तो यहाँ पे और मुझे क्या करना चाहिए था? क्योंकि मैंने सारी कोशिश की है। हुँ। नहीं, आप यही बोलेंगे जो इसमें ये वाली बात है कि सारे फ़ियर हमारे इसी लाइफ़ से जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ हाँ, फ़ियर हम लेकिन लोग मेरा कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं और जो पीछे से कैरी फॉरवर्ड होके आते हैं फ़ियर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ओके, लेकिन मैं तो आपकी इस बात में तारीफ़ करूँगी कि आपने 4 फीट पे भी जाके आपने अपने हाफ फ़ियर को तो कंप्लीट कर ही लिया है, दूर कर लिया है। तो अगर आप इतना कर पाए हैं तो आगे भी पूरा कर सकते हैं, ये तो गारंटी है। क्योंकि अगर फ़ियर इतना ज़्यादा पावरफुल होता कि वो आपके माइंड को इतना कंट्रोल कर रहा होता तो आप 4 फीट तक भी नहीं जाते। तो दैट मीन्स आपने जो है वो शुरुआत तो करी है, आपने हिम्मत दिखाई है और जब आपने हिम्मत दिखाई है तो आप अगर इसे कंटिन्यू करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आप इस चीज़ को भी पार कर पाएँगे। सिर्फ़ आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस के साथ आगे बढ़ाना है कि येस आई कैन डू इट, मैंने पहले भी किया है और मैंने अभी भी कर सकती हूँ। और हर बार आप कुछ मतलब ज़रूरी नहीं कि 4 फीट से आप सीधा 8 फीट पे जाएँ, लेकिन आप कुछ-कुछ मीटर से अपने आप को थोड़ा बढ़ाते-बढ़ाते इसमें आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको जो आपकी डिज़ायर्ड स्टेट है, उस पे भी आप ज़रूर पहुँच जाएँगे। चलिए मैं फिर से कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे बहुत मन है कि मैं इस जी, वाले फ़ियर को पूरी तरीके से ख़त्म करूँ। मुझे क्यों लगता था मुझे भी नहीं जी, पता, लेकिन आज मैं समझ पा रही हूँ कि कहीं न कहीं ये पास्ट से रिलेटेड होगा, क्योंकि इस लाइफ़ में तो मेरे साथ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है, कि मैं डूबी हूँ या मैं पानी बिल्कुल। में गिरी हूँ, ऐसा यही कुछ भी बात नहीं यही बात हुआ। हाँ, बिल्कुल यही दीदी आपने बात है। जैसे कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है। हाँ, हाँ, कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है ना? बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनका कोई रीज़न भी नहीं होता है, लेकिन उनको अंधेरे से डर लगता है कई बार। तो ये कुछ रीज़न ऐसे हैं जो अनडिस्क्लोज़्ड हैं, जो इस जन्म में तो हम वो पेरेंट्स बोलते हैं, कहते नहीं हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि उसको ऐसा डर लगे। अब जैसे मेरी मतलब नीस है, तो उसको टेडी बियर से डर लगता है। तो कुछ ऐसी जो बहुत छोटे से लगता है। लेकिन कुछ एक यही वाली बात हम कर रहे थे कि जो हमारी माइंड की कंडीशनिंग कैसे हुई है। कंडीशनिंग का मतलब है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस किस तरह से हमारे ऊपर हावी हुए हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाए और किसी ने हो सकता है जिस टाइम पे ये कंडीशनिंग हो रही हो, उस टाइम पे हमें कोई हेल्प ना मिल पाई हो कि हम उसको छोटे लेवल पे उसे दूर कर पाते। जैसे एक होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल इसी जन्म की अगर हम बात करें,
एक छोटा बच्चा है जिसका आग से हाथ जल गया, थोड़ा सा एक माचिस लगी है उसने, तो उसको वो फियर पता चल गया कि आग से मेरे को एकदम हाथ उसके पास नहीं लेके जाना है, तो उसको ये एक पॉजिटिव फियर है कि हाँ उसके अंदर मेरे को उसके पास नहीं लेके जाना है। अब यही पेरेंट्स अगर उसको ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं इससे डरना नहीं, केयरफुली यूज करना है, तो जब उसकी कंडीशनिंग इस तरह से हो रही है कि उसको छोटे लेवल का डर है, उस छोटे लेवल पे उसको दूर करते जा रहे हैं, तो वो बड़ा होता ही नहीं। वरना अगर ये पहले से ही कुछ बहुत बड़े रूप में उसने देखा, मे बी किसी को आग का कोई बड़ा भयंकर सामना करना पड़ा हो, है ना? आजकल ऐसी-ऐसी वारदातें हैं। तो माइंड जिस तरह से कंडीशन होके आया है, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने में हमें टाइम लगता है, लेकिन विद पॉजिटिव कंडीशनिंग, हम लोग अगर जैसे हमारा संस्कार कोई बनता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसी तरीके से उस वो जो नेगेटिव पैटर्न है उसको तोड़ने का तरीका यही है कि उसको पॉजिटिव पैटर्न में दोबारा से डाला जाए और कंटीन्यूअस हम उसमें एफर्ट डालेंगे तो वो चीज भी हमारी ठीक हो सकती है। दीदी आपने जैसे पेरेंट्स की बात की, तो कई बार हमने देखा है कि पेरेंट्स छोटे बच्चों को जो बहुत ही शरारती होते हैं या कई बार टीचर्स भी किसी न किसी से क्रिएचर से डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्योंकि बच्चे उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये भी एक तरह से फ़ियर बिठाने का एक कारण हो सकता है, कि बच्चे आगे जाके डरें फिर। 2 चीज़ें होती हैं इसमें अगर आप बात करें तो जैसे इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। ये एनफोर्समेंट का एक तरीका है, यानी कि हमारे बिहेवियर में कैसे सुधार आए, बदलाव आए, ये उसके 2 तरीके हैं। तो आप से पनिशमेंट में फ़ियर तो देखिए ये है कि अगर जैसे मान लीजिए पनिशमेंट भी मिल रही होती है किसी बच्चे को, फॉर अगर आपने शैतानी करी तो आप क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, आज पूरा दिन आप यहीं रहोगे, आज आप ये आपकी फ़ेवरेट ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये डर है ना कि वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, तो अगर कुछ इस तरह से दीदी मेरी आवाज़ हेलो? जी, हाँ, दीदी। आ रही है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है। जी, हाँ जी, बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा था। जी। तो हाँ, आपका तो कहना मैं लेकिन यही बात हाँ जी। अगर वो पनिशमेंट अगर वो पनिशमेंट एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के लिए दी जा रही है कि उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, मे बी वो स्मॉल पनिशमेंट जो है उसको आगे वो गलती करने के लिए प्रेरणा दे ना कर वो गलती ना करे उसके लिए वो प्रेरणा देगा, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जनरली जैसे ये तो हो गया जो स्कूल का पैटर्न है, स्कूल के पैटर्न में जो है स्मॉल पनिशमेंट दी जाती है जस्ट टू क्रिएट दैट पॉजिटिव इन्फॉर्मेंस इन बिहेवियर कि हाँ, ये बिहेवियर में जो है बेटर बदलाव लेकर आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप छोटे बच्चों को इस तरह से कहते हैं कि आप बाहर जाओगे तो आपको कोई उठा ले जाएगा, बाहर कोई बाबा खड़ा है या किस तरह से जो आप अंधेरा है, उस अंधेरे से आपको जो है वो नहीं जाना चाहिए, अंधेरे में लोग खड़ा हो, कोई भूत वगैरह ऐसे इस तरह की चीज़ें होती है ना, तो बच्चे के दिमाग में एक चीज़ ऐसी बैठ जाती है, तो उसको काफ़ी टाइम तक उसको स्ट्रगल कराता है उससे निकलने में। तो दिस इज़ रियली वेरी रॉन्ग। इस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए कि जो किसी के दिमाग में साइकोलॉजिकली एक गलत इफ़ेक्ट डाले। हाँ, उसको सही गलत की पहचान कराने के लिए कि हाँ, ये इसलिए करना क्योंकि ये गलत है, उसको समझा के, है ना? जैसे कि अगर एक टीचर उसको समझा रहे हैं कि ये आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो छोटी पनिशमेंट भी ओके है। जैसे कि एक तरीके से मार्क्स कम मिलना भी तो पनिशमेंट ही है। भी तो एक फ़ियर ही है कि मुझे नंबर कम मिलेंगे। तो ये भी तो एक पॉज़िटिव फ़ियर है कि नहीं मुझे नंबर कम ना मिले, मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि मुझे ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो मार्क्स का सिस्टम है, ये भी तो एक एक सॉर्ट ऑफ मतलब पॉज़िटिव फ़ियर ही है। अगर किसी को फ़ियर ही ना होता कि मुझे मतलब कि मैं कम नंबर से मेरी ग्रेडिंग कम हो सकती, मैं पिछली क्लास में भी रह सकता हूँ, मैं फ़ेल हो सकता हूँ। अगर ये फ़ियर होता ही नहीं, तो आप बताइए फिर तो परफ़ॉर्मेंस का कुछ मापदंड होता ही नहीं और फिर तो बच्चों के अंदर एक
हेल्दी जो कंपटीशन है उसकी भावना ही नहीं होती कि हाँ मुझे करना है, मुझे बेटर करना है। तो हम हमेशा कहते हैं कि हेल्दी कंपटीशन इज समथिंग वेयर यू फील यू कैन डू इट। आपको किसी से रेस नहीं करनी, लेकिन आपको अपने से रेस करनी है कि आपको कल से बेहतर करके। तो अगर ये सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे हम पॉजिटिव का नाम देते हैं। अगर ये आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए खतरनाक है, यानी कि आपको अननेसेसरी और बहुत फियर के चलते आपकी किसी भी तरीके से बाधा क्रिएट कर रहा है प्रोग्रेस में किसी भी तरीके से, तो वो लॉन्ग रन में बहुत खतरनाक है, उसको आप अवॉइड करें। तो ये पेरेंट्स को देखना है कि मतलब कि क्या चीज़ उनके सामने बोलें, बहुत सोच समझ के बोलें, अपने बच्चे हैं ये समझ के, ये ना सोचें कि हाँ, इनको हम कुछ भी कह इनको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। आप एज़ ए पेरेंट हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हमारे बच्चों के अंदर जो मेंटल लेवल पे भी फिज़िकल के साथ-साथ मेंटल लेवल पे जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ हो और वो बिना किसी डर के, बिना किसी फ़ियर के ज़िंदगी को जिए। हाँ, उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे बेहतर करना है जीवन में। मुझे बेहतर करना है अपने जीवन में और उस बेहतर को करने के लिए मैं आगे जो मतलब अगर मुझे पेरेंट्स ने डाँटा या कुछ भी करा तो उसको भी वो पॉज़िटिव लेंगे। वरना तो ऐसी चीज़ है ना ये आपकी खुद की मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर है। जैसे पेरेंट्स कई बार डाँट देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि किस बात पे डाँट रहे हैं, क्यों डाँट रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती उनके पास। लेकिन पेरेंट्स अगर ये रीज़न दें, ये बताएँ उनको कि बच्चे आपको डाँट पड़ी, वो हमें पता आपको लगा होगा। लेकिन इसका रीज़न ये है, ताकि आप आगे ये वाली गलती ना क्योंकि इसके बड़े सारे नुकसान हैं। तो बच्चा समझेगा कि नहीं इस डाँट के अंदर भी क्या थी, मेरे लिए केयर थी। तो वो फिर डरेगा नहीं, उस डर वो एक डरेगा नहीं। इस बात से ज़रूर डरेगा कि नहीं मैं हर्ट ना कर दूँ अपने पेरेंट्स को या मैं कुछ ऐसा ना कर दूँ जिससे वो जो है वो फिर से मुझे डाँटना पड़े उन्हें। लेकिन ये पॉज़िटिव फ़ियर है। पॉजिटिव फियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर पॉजिटिव फियर नहीं होगा तो ना हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, ना टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, ना एग्जाम का ना ये पूरा का पूरा जितना भी सिस्टम है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द पॉजिटिव फियर एंड फियर इज ऑलवेज टू गाइड अस। फियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल सर्वाइवल इमोशन जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर मुझे डर ना हो, जैसे आपने पानी की बात करी, अगर मुझे डर ना हो, मुझे स्विमिंग आती है, नहीं आती, मैं तो पानी में ही चली जाऊँगी, कितना भी गहरा हो आगे, अगर मुझे डर ना हो। तो मुझे देखना है कि एम आई प्रिपेयर्ड? क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ जो आने वाली जगह है, खतरा है, उसमें जाने के लिए तैयार हूँ? अगर ना हो तो आज की डेट में रात के 2 बजे भी ऐसे बिंदास हम निकल जाएँ। लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि अगर जाना भी है 2 बजे, तो हमको सेफगार्ड करके चलना है अपने आप को, ताकि हमें कोई हार्म ना हो। तो दिस इज़ पॉजिटिव फियर व्हिच हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये, ना कि हमको डराने के लिए। कहीं न कहीं हम डर को अच्छा मान के चलें, पॉज़िटिव वे में लें, तो हमारे लिए बहुत ही बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझें कि इस डर को भयानक बनाने वाले हम ही हैं और इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर इंटरप्रिटेशन। हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। सारी की सारी बात जो हमने अभी करी, उसको एक वर्ड में अगर हम बात करें कि ये हमारे दिमाग की ही उपज है। कि हम उसको कैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, यहीं बैठे-बैठे आपको बताती हूँ, ठीक है? कि डर कैसे हावी होता है। एक होता है नेचुरल फ़ियर, ठीक है? जैसे हमने आदिवासी वाला एग्जांपल लिया कि कोई अगर कोई भयानक जीव-जंतु हमारे सामने आ रहा है, तो हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, फ्लाइट एंड फाइट मोड वाले, ठीक है? ये तो हो गया एक नेचुरल चीज़ है, हमें समझना है कि हमें कैसे अपना बचाव करना है। अब कुछ फ़ियर होते हैं जो इमेजिनेटिव होते हैं, यानी कि इमेजिनेशन से पनपे जाते हैं, जो होते नहीं है रियल फ़ियर, लेकिन वो हम अपने इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ही बोलती हूँ, ठीक है? मैं आपको बोलती हूँ अपनी आँखें बंद कीजिए, ठीक है? आप आँखें बंद कर लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी आँखें बंद कर ली, ठीक है? जी। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पैरों के आस-पास ना कम से कम भी 5 या 6 साँप हैं, ठीक है? वो बिल्कुल आपके पैरों के आस-पास बिल्कुल घूम रहे हैं, ठीक है? अब ये सिचुएशन मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है? 2 या 3 मिनट तक और आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि नीचे जो है वो स्नेक्स हैं एंड आई एम मतलब मैं उन्हीं के बीच में बैठी हुई हूँ
और वो किसी भी पल। अब इसी बीच में कोई एक रस्सी आपको टच कर देती है, जी। तो क्या होगा? मैं चीख पड़ूँगी। इट इज़ ऑल इमेजिनेशन। चीख पड़ेंगी क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं वो रस्सी नहीं, वो तो स्नेक ही है। क्योंकि एक फ़ियर क्रिएट करा, विजुअलाइज़ेशन कर लिया हमने, सोच लिया उसके बारे में, एंड बट दिस फ़ियर इज़ नॉट रियल। दिस इज आउट ऑफ इमेजिनेशन एंड इट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब हम ओवर थिंकिंग से उस फियर को इतना ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं कि वो हमें रियल लगने लगता है। ये जो एग्जाम का फियर हम कह रहे हैं या फिर कोई भी बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि मैं पिछली बार भी फेल हुआ था, मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगा, मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं जब एग्जाम में जाता हूँ तो मुझे ब्लैंक हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मतलब एक तरीके से जो चीजें नहीं है उसके लिए भी आपको मतलब आपको मानने पर मजबूर कर देंगे कि अरे ये तो बहुत स्ट्रांग फियर है मेरे अंदर, है ना। स्टेज फियर, आपको मैं बताऊं, एक सर्वे के मुताबिक, मतलब एक नहीं काफी सर्वे हुए हैं, स्टेज फियर इज द बिगेस्ट फियर, इवन बिगर देन द डेथ ऑफ फियर ऑफ डेथ। ओह! फियर ऑफ डेथ से भी ज्यादा बड़ा स्टेज फियर होता है कि जब इंसान स्टेज पर जाता है तो उसकी पूरी की पूरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है, पेल्पिटेशन होती है, उसको ब्रीदिंग जो उसकी बहुत फास्ट हो जाती है, उसकी जो एक वो होता है ना, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। और मतलब ऐसे हो जाता है कि उसको पूरा ब्रेन फॉग हो जाता है सामने, कि उसको कुछ नहीं दिखता है, कि वो सोच ही नहीं पाता है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये चीज समझें कि ये चीजें हैं क्या। तो ये स्टेज फियर भी हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं उस चीज को लेकर कि हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं, और फिर हमें उसके रिpercussion जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो ये कोई भी फियर की बात है कि ओवर थिंकिंग, इमेजिनेशन, इंटरप्रिटेशन, हम कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने अभी ये स्नेक वाला एग्जांपल लिया, ऐसे ही आप अगर किसी रोड पे जा रहे हैं, वहां अंधेरा है, सेम चीज ऐसे ही कि किसी ने अगर आपको मतलब बोल दिया कि ये जंगल है, जंगल जैसा रास्ता है, यहाँ तो रास्ते में बहुत सारे सांप होते हैं, तो बस वहीं पर ही अगर पेड़ पेड़ पे एक रस्सी भी टंगी होगी, आपको लगेगा वो सांप ही है। लगेगा। इट्स ऑल ऑल इंटरप्रिटेशन, हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, है ना। किसी ने बोल दिया इस रास्ते में कुछ इविल सोल्स होती हैं, कुछ होती है, जब आपको कोई चीज आहट होगी तो आपको लगेगा वही है। सो अगेन बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। तो हमें ये समझना है कि क्या ये खतरा रियल है या फिर इमेजिनेटिव है। ये क्वेश्चन हमें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये रियल है या इमेजिनेशन की बेस। जी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग की वजह से भी फियर डेवलप होने लग जाता है। अगर हम सोचे ही जी नहीं उस बारे में, बिल्कुल। शायद हमें डर ही ना लगे। ऐसा नहीं कि हम सोचे नहीं, ज्यादा नहीं सोचे, अपने आप से कोई इमेजिनेशन ना उसमें ऐड कर दे, क्योंकि हुँ, एक अनुमान लगाने की जो ये हैबिट है ना, कि हम लोग जो अनुमान लगा लेते हैं, ये बहुत एक, मुझे लगता है कि ये बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस है। और ये अनुमान जो है हमें बहुत सारी चीजों में फंसाता है। रिलेशनशिप में भी अगर आप बात, किसी ने दीदी जो आपका बात नहीं भी कही, हम उसका भी अनुमान लगा रहे हैं। तो हम पहले से ही जो क्या सोचा उन्होंने, क्या कहा, वो हम तक कभी आया भी नहीं है। हमने अभी तक कुछ, हमारे पास अभी कोई बात नहीं, लेकिन हम एक हमारी इंटरप्रिटेशन चल रही है कि उन्होंने ऐसे सोचा होगा, उन्होंने इसलिए कहा होगा, उन्होंने वो तो ये बातें चल रही होंगी उनके घर में तो, और हम अपने मन में जो है सब चीजें करे जा रहे हैं, और वो एक्चुअल में हुई भी नहीं है, मे बी शायद वो प्लेन हार्ट है बिल्कुल, लेकिन हम अपने मन में बनाए जा रहे हैं। और देखा जी फिर वो जो है, वो जो डर था ना कि रिश्ते खराब ना हो जाए, वो रिश्ते अब खराब हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट कर, जो बातें हुई नहीं है, इंटरप्रिटेशन की बेस पे हमने उसे क्रिएट कर लिया, और मन ने उसे सच मान लिया, हमने उसको सच भी मान लिया है कि ये इंटरप्रिटेशन की, हमारी इंटरप्रिटेशन यही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग किस तरह से उसको डील करते हैं, ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। दीदी आपने जैसे अभी स्टेज फ़ियर का बताया, तो कई बार मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बचपन में बहुत ही परफ़ॉर्म करते थे, काफ़ी टॉकेटिव हुआ करते थे। लेकिन वो जब टीनेज उनकी आती है,
वो बच्चे बड़े शाई नेचर के हो जाते हैं, फिर वो कोई भी स्टेज पे खड़े होके ना बोल पाते हैं, ना ही कुछ परफ़ॉर्म करना चाहते हैं। उनको अंदर ही बंद कमरे में रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या उनकी फंक्शनिंग हो रही है? मतलब क्या ऐसा चेंजेज़ आया? क्योंकि बचपन से तो पेरेंट्स ने अच्छा ही माहौल दिया था, तभी तो वो पूरा इन्वॉल्व होते थे सोशल में, सोशल अपना बिहेवियर उनका बहुत अच्छा था और वो सोशल लोगों से मिल-जुल के भी रहते थे, स्टेज पे भी जाते थे, परफ़ॉर्म भी करते थे, डांस भी करते थे। फिर ऐसा क्या हो जाता है बाद में बच्चों को? देखिए कुछ चीज़ें ना अगर आप एज़ ए पेरेंट देखें या कुछ करें कि कुछ चीज़ें ना जो बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ आके शेयर भी करें, ठीक है? तो कुछ एक 1-2 ऐसे एक्सपीरियंस उनके साथ ज़रूर हो जाते हैं कि जिसकी वज़ह से उनको जो है ये शेम फ़ील करनी पड़ती है या कुछ इस तरह से होता है। इसके पीछे जो मैं कुछ रीज़न मैं आपको बताऊँगी कि अगर मोटे तौर पे देखें, किसी भी फ़ियर की बात करें अगर हम और स्टूडेंट को मेन मैं ध्यान में अगर रखूँ, तो जो जी, उनमें 4 बातें मुख्य अगर हम देखें, तो ये हम समझ सकते हैं कि पहला होता है फ़ियर ऑफ जजमेंट। जब बच्चे होते हैं ना जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये फ़ियर कम होता है कि हमें जज कौन कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, है ना? ये एक डर हमें कम होता है। जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमारा ये जो फ़ियर ऑफ जजमेंट है ना कि व्हाट पीपल विल से है ना? वो मेरी परफ़ॉर्मेंस को देखकर क्या बोलेंगे? ये जजमेंट वाला फ़ियर बढ़ता रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो जजमेंट वाले पॉइंट पे हम उनकी काउंसलिंग करें कि और लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना। यू हैव टू परफॉर्म एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। लीव द रेस्ट। ये सब चीज़ें हमें बार-बार बच्चों के दिमाग में डालनी होती है एज़ ए पेरेंट, एज़ ए टीचर कि आप और ज़रूरी नहीं है बच्चा इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ भी कर पाए और बोल पाए ये वाली चीज़ सेम जो मैंने आपको बोली। कि उसको ये चीज़ अंदर ही अंदर है कि एक शेम होती है ना उसके अंदर कि नहीं वो अगर उसने किसी को हँसते हुए देख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको ये नहीं जी, पता चलेगा इस चीज़ को वो एक्सप्रेस कैसे करेगी, किसी ने मुझे देख के हँसा। लेकिन उसको वो जो शेम फ़ील होगी, उसको वो ऐसा फ़ील होगा कि जैसे कि मैंने शायद अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं किया, इसलिए वो हँस रहा है। और वो हो सकता है वो पेरेंट्स या टीचर से भी शेयर ना करे। लेकिन ये चीज़ उसके कहीं न कहीं माइंड में ये कंडीशन होती रहेगी कि नहीं मैं भी मैं अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, अप टू द मार्क नहीं है, शायद इसी वज़ह से जो है लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू कीप अ क्लोज़ आई ऑन अ चाइल्ड कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम जैसे कई बार बच्चे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है उनको। वो एग्ज़ाम एग्ज़ाम में क्यों घबराते हैं? सबसे बड़ा कारण कि उनको ये लगता है कि उनका रिज़ल्ट उनकी इंटेलिजेंस, उनकी वैल्यू को चेक करेगा, उसको जज करेगा। तो ये चीज़ भी और कई बार तो पेरेंट्स ही इतना प्रेशर बना देते हैं, कई बार टीचर ही प्रेशर बना देते हैं, अगर आपने परफ़ॉर्म किया, आपने किया, मुझे तो 99 ही चाहिए। पेरेंट्स बोल रहे हैं मुझे 99 चाहिए, मुझे 91 चाहिए, पेरेंट्स बोल रहे हैं। बजाए उसकी स्टेट को हम समझे, दे आर एक्चुअली जो अपनी एक्सपेक्टेशन उनको बढ़ा तो कई बार ये जो एक्सपेक्टेशन जो डालते हैं ये बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर एक बहुत गलत इफ़ेक्ट डालती है, उसकी पूरी ओवरऑल कॉन्फिडेंस को शेक कर देती है। तो ये दूसरा पॉइंट है, हाई एक्सपेक्टेशन। पहला हो गया कि फ़ियर ऑफ जजमेंट और दूसरा हो गया हाई एक्सपेक्टेशन कि सबकी एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा है, ठीक है? फिर 6th, 7th, 8th तब सब बहुत अच्छा है। अब हर एक कोई आकर ये बोल रहा है, "अरे तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम तो इतने ब्रिलियंट हो। अरे तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुमसे तुम" अब किसी पॉइंट पे वो भी हो सकता है किसी भी रीज़न से बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उसको लो फ़ील करे या कुछ ऐसा हो, तो ये फ़ियर उसके दिमाग में हो जाएगा कि अरे ये इतनी एक्सपेक्टेशन ये मेरी डॉटर के साथ हो चुका है खुद की। जी, उसने मुझे एक्सप्रेस किया, मैंने उसकी काउंसलिंग एक्सप्रेस मेरे दिमाग में ये प्रेशर रहता है कि मुझे बचपन से ये टाइटल मिले हैं कि यू हैव बीन सो ब्रिलियंट आप इतने अच्छे हो, आपका आपका तो नंबर 1 आएगा ही आएगा, आपका तो यहाँ पर हो ही जाएगा। तो मेरे प्रेशर हुए जा रहा है मुझे मैं लो ग्रेड में आना खुद ही नहीं अपने मतलब कंट्रोल कर पाऊँगी कि मैं ऐसे मतलब एक तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन से सारे लो ग्रेड लेकर ही आ जाऊँ, 1% ही कम आ जाए नंबर। टचवुड उसकी राइट काउंसलिंग हुई और वो कंसिस्टेंटली जो है उसने बहुत अपना जो है ब्रिलियंस शो किया। लेकिन ये हर एक के घर में ये माहौल नहीं हो पाता है, ये हमने भी नहीं देखा, होता। विटनेस किया। जी, टीचर्स कई बार बहुत ज़्यादा अ,
डिमांडिंग हो जाते हैं, सोसाइटी कई बार बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाती है, पीयर प्रेशर कई बार बहुत डिमांडिंग हो जाता है, so that creates a very negative impact on a child. तो और फिर तीसरा जो एक रीजन मैं समझती हूँ कि वो है फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी। जो बच्चे हैं ना वो उस एग्जाम से अपनी फ्यूचर को रिलेट कर लेते हैं। ये एग्जाम में अगर ये नहीं हुआ तो हमारा फ्यूचर तो गया, यानी कि मुझे इसमें फिर मेरा इसमें एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन अच्छा नहीं हुआ, जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, जॉब अच्छी नहीं होगी, ये नहीं होगा, पैसे अच्छे नहीं मिलेंगे, ये नहीं हुआ तो मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। सीक्वेंस पूरी की निकल जाती है। तो ये जो एक एग्जाम से जो पूरी की पूरी स्टोरी जोड़ लेते हैं, एंड हमारे साथ एक एग्जाम की बात नहीं, बहुत सारी चीजों से हम लोग जो है पूरी सीक्वेंस को जो जोड़ते हैं ना, दैट्स रियली वेरी हार्मफुल। हम लोग प्रेजेंट में नहीं लिव करते, प्रेजेंट में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं कि नहीं अभी तो मेरे सामने ये सिंपल एक एग्जाम है ना, अभी तो मेरे सामने सिंपल एक ये शो है ना, मुझे और कुछ सोचना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना है, आई हैव टू लिव इन प्रेजेंट, एंड मुझे फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, पर अभी ये तो करें। तो ये जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी होती है ये बहुत ज्यादा। जो चौथा मैं रीजन किसी भी फियर के लिए मानती हूँ वो है हमारा कंपैरिजन कल्चर। बहुत स्ट्रांग है हमारे यहाँ पे कि कंपैरिजन हम लोग बहुत करते चलते हैं। भी पीयर प्रेशर भी होता है, पीयर कंपैरिजन भी होता है, दोस्तों के बीच में भी इस तरह से जो ये बहुत सिबलिंग्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है, एक्सटेंडेड फैमिली के जो सिबलिंग्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ये प्रेशर होता है, ये फलाने का बच्चा ऐसे, इसका तो यहाँ आईआईटी में हो गया, फलाने के बच्चे का वो तो फॉरेन चला गया, हमारा बच्चा तो ऐसे रह गया। तो ये जो कंपैरिजन होता है ये बच्चे की अंदर जो फियर क्रिएट करता है ना, ये बहुत ज्यादा वो है। तो हम स्टूडेंट की बात करें तो हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट अदरवाइज देखा जाए तो ये 4 पैरामीटर्स हर एक तरीके हर एज में हर फील्ड पे अप्लाई होते ही होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको ओवर रूल करें, टाइमली उसको रिकग्नाइज करें, अपने किसी मेंटोर से हेल्प लें, राइट गाइडेंस लें टाइमली, और उसको उसी वक्त ही इरेडिकेट करें। सी इफ आई एम फीलिंग अनईजी किसी भी रीजन से कि मैं इसके आउटकम को लेकर अनईजी हूँ, अगर मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ तो मुझे किसी जरूर लेट मी अंडरस्टैंड कि ये किस तरह का फियर है जो मुझे लग रहा है, क्योंकि फियर ही है जो एंजाइटी को क्रिएट करता है, और एंजाइटी जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रन में डेंजरस होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी ओवरऑल वेलबींग के साथ हमारी ओवरऑल लाइफ करती है। So it's very important to understand all these aspects. आपने सही बोला दीदी, आजकल न्यूज़ भी इसी तरह की आ रही हैं, क्योंकि इसी मंथ में बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर उनका एक पेपर बिगड़ गया, बच्चे होशियार हैं, टॉपर्स में अच्छे नंबर भी आते हैं, लेकिन अगर एक पेपर भी बिगड़ गया तो वो सुसाइड कर रहे हैं। इवन अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ थी जिसमें एक बच्चा 10 मिनट लेट हो गया आने में सेंटर में, उसको अंदर जाने नहीं दिया, उसने उसी में सुसाइड कर ली। तो ये इस तरह के हैं कि समझ नहीं आता, डिबेट होती है कुछ दिन तक, फिर लोग भूल जाते हैं। ये हर ही साल का हो गया है, और मुझे लगता है बच्चों ने भी अपने आप से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें बना के रखी होती हैं। एक कभी और एक यही वाली बात ये आप जो कुछ आपने बात कही, यही वाली बात के लिए, हाँ, जो आपने अभी बात कही वो सेम हमने अभी जो पीछे बात करी, हमारे जो 4 पॉइंट हमने लिए, वो सारी बातें इसी में आ गई कि हमें जो ये जजमेंट का डर होता है ना, और हमें जो ये एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं इन सब चीजों से, तो हमें अपने बच्चों को एज ए पेरेंट, अपने स्टूडेंट्स को एज ए टीचर, हमेशा हमें उनको ये सिखाना है कि बेटा आपने आज अपना बेस्ट देना है। आप अगर आज अपना बेस्ट देंगे तो आप जो है आगे जाके, क्योंकि देखिए एग्जाम का छूट जाना या कुछ करना, लेकिन अगेन वही ना एक्सपेक्टेशन या फिर फ्यूचर अनसर्टेनिटी की, अगर मेरा 1 साल खराब हो जाएगा, 1 साल में तो मैं पता नहीं क्या से क्या कर लूंगी, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर बच्चे को, आई रियली विश कि हर बच्चे को एक अच्छा मेंटोर मिले, और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने यूथ को, अपने जो आने वाले बच्चों को इस तरह से गाइड करें कि वो खुद इतने मेंटली स्ट्रांग और स्टेबल हो कि वो आने वाली जनरेशन को, वो भी अपने आने वाली जनरेशन को स्ट्रांग कर सके। लेकिन हमें अभी तो फिलहाल हम पर वो जिम्मेदारी है कि हम उनको ऐसा स्ट्रांग बनाएं। अब जैसे एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने पहले भी लिया था कि बच्चे कई बार एग्जाम में जाकर जो है ना ब्लैंक हो जाते हैं। हाँ जी। तो इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल
है ना, ब्लैंक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता था लेकिन मैं वहां जाके भूल गया। वहां जाके भूल गए। तो इसका रीजन क्या है? मैं वहां जाके भूल गया, उसका कारण देखिए साइंटिफिकली अगर हम उसके लिए बात करें तो हमारे ब्रेन में एक मेमोरी सेंटर होता है, जो हिपोकैम्पस करके एक मेमोरी सेंटर होता है, वो टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है और उसके ब्लॉक होने का कारण होता है एंजाइटी। उसके ब्लॉक होने का कारण होता है ओवरथिंकिंग। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, पता नहीं मैंने वो प्रिपेयर करा है या नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कौन सी चीजें, ये सारी चीजें जब इतनी ओवर, डिपेंड करता है ना बच्चा बच्चा कैसा है, तो स्टूडेंट बहुत डिपेंड करता है। तो अगर वो स्टूडेंट बिल्कुल काम है, थोड़ा सा मतलब अपने स्टेबल माइंड के साथ बैठा है, तो वो सब चीजें, अदरवाइज क्या होगा कि वो चीजें टेम्परेरी उसकी होंगी। और अगर एक बार उसको समझ में नहीं आया, कुछ उसको लगा फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद कि आउट ऑफ सिलेबस हैं या कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको जो क्वेश्चन आते भी हैं वो उसको भी ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज भी हमको बच्चों की जो है बहुत राइट टाइम पे गाइड करनी है कि क्या टेक्निक वो यूज करें, क्या टिप्स, हम थोड़े से टिप्स भी अगर हम शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, कि बहुत जरूरी है कि बच्चे जो है रिलैक्स मोड में रहें। जी। तो इसके लिए मतलब अगर हम वैसे बात करें तो 3-4 तरीके से मैं इसको थोड़ा-सा लूँगी कि एक तो हम बायोलॉजिकल रीसेट करें, बायोलॉजिकल यानी फिजिकल लेवल पे। हम बच्चों को गाइड करें, बच्चों को क्या, इनफैक्ट कोई भी एज ग्रुप के हैं, अगर आपको फ़ियर महसूस होता है तो डीप ब्रीथिंग जो रीसेट टेक्निक है, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। बी इट स्टेज फ़ियर, बी इट एग्ज़ाम फ़ियर, अगर बच्चे अपनी जो स्लो ब्रीदिंग करें, तो हमारा एक 2 तरीके के नर्वस सिस्टम मतलब जो काम करते हैं बॉडी में, जैसे एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। जब हम एंग्जायटी में आते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? जिससे हम लोग की वही हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसको कूल डाउन करने के लिए, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए ये ब्रीदिंग टेक्निक बहुत हेल्प करती है, कूल डाउन करती है। तो हम गहरी लंबी-लंबी साँसें लें और स्लो, बहुत जल्दी-जल्दी नहीं, बहुत स्लो और बिल्कुल काम माइंड के साथ कि एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम काम, आई एम स्टेबल, और उस फीलिंग के साथ, उस पॉजिटिव फीलिंग के साथ वो लंबी-लंबी साँसें लें और फिर वो करें। दूसरा है कि बॉडी पोस्चर को चेंज करें। जब भी हमें फ़ियर महसूस होता है, हम बहुत टाइट फ़ील करते हैं, है ना? या तो कई बार मुट्ठी बंद कर लेते हैं, या फ़ियर को अगर हम डिफाइन करें पिक्टोरियल उसमें, मतलब अगर उसमें देखा जाए, तो हम कैसे दिखाएँगे, कोई ऐसे करके बैठा है, कोई एकदम से हाँ, ऐसे-ऐसे कर रहा है, जी। काँप रहा है कुछ, यानी कि हुँ, हमारी बॉडी जो है स्टिफ होती है। सो आप थोड़ी बॉडी मूवमेंट करो, थोड़े अपने हाथ-पैरों को हिलाओ, थोड़ा-सा कूल डाउन करने के लिए। तो आप थोड़ा-सा, जी। जैसे कि होता है ना खड़े-खड़े ही आप थोड़ा-सा हाथ को, पैरों को थोड़ा-सा लूज़ करो। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो भी हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है, यानी कि बॉडी का कूलिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है। और तीसरा जो हमारी बायोलॉजिकल ट्रिक है वो है कोल्ड वाटर की ट्रिक, यानी कि जो कि हमारी बहुत कारगर होती है। ठंडी छींटे हम लगाएं। कोशिश करें आँखें, हमारा एकदम से हमारा जो कूल डाउन कूलिंग का जो हमारा प्रोसेस वो स्टार्ट होता है, हम अपने बैक टू प्रेजेंट में हो जाएंगे। जो हम एकदम से हमारा ब्रेन फॉग हुआ या हम भूले, अगर बच्चों का एग्जाम के बीच में भी ये होता है, देन ऑल्सो ये दो तीनों चीजें हैं वो देख लें, ठीक है? जाएं वॉशरूम में और ये तीनों चीजें करके वापस आएं, दे विल फील द डिफरेंस, दे विल फील द डिफरेंस। तो ये तो हो गया कि एकदम ऑन द स्पॉट अगर हमें एंजाइटी आ रही है, हो रही है, किसी भी तरीके से पैनिक अटैक पड़ रहा है, तो ये हम थोड़ी सी क्विक रेमेडीज हैं जो हम उनके साथ हम कर सकते हैं। दूसरा हुँ, है ये तो हुई हमारी बायोलॉजिकल पे। दूसरा है हमारा साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें रीसेट करना। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी फ़ियर आता है, तो हम उसका पहले तो हम उसका रियलिटी चेक, दीदी का नेट इश्यू हो रहा था तो शायद हम वेट करते हैं, फिर से अभी जॉइन करेंगी हमें।
डिस्कनेक्ट। हाँ जी, कुछ थोड़ा-सा वही आपका नेटवर्क इश्यू था थोड़ा-सा। जी, तो अभी ठीक है? हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ, तो दूसरा हम लोग बात कर रहे थे साइकोलॉजिकल रीसेट की, तो हम रियलिटी चेक करें क्या ये जो भी है हमारा असली है या इमेजिनेशन की बेस पे है। और दूसरी एक टेक्निक यूज कर सकते हैं इसमें कि वर्स्ट केस इमेजिन कर सकते हैं। वर्स्ट केस मेथड होता है ये। वर्स्ट केस मेथड होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, कैन आई हैंडल फेल इट। हो जाएँगे। ये जो ज्यादा से ज्यादा क्या क्या हैंडल होगा? कर सकती हूँ। सो अगर मैंने उस एक्सट्रीम पॉइंट के लिए यस बोल दिया, तो इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल डिप हो जाएगा। तो मुझे ये सोचना है कि इसका ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी जॉब के लिए जाना है इंटरव्यू पे, मुझे बहुत ज्यादा आशा है कि मेरे को इस इंटरव्यू में मैं निकलूं और मेरी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली। एंजाइटी है, ये फियर है मेरे अंदर है। तो मेरा वर्स्ट केस मेथड यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मेरी जो इतनी पलपिट क्या होगा, ज्यादा ज्यादा ना ही कह देंगे, ओके कोई बात नहीं, ना कह देंगे तो आई प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट। सो अगर मैंने को एक्सेप्ट करने के लिए ओके अपने माइंड को कह दिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही लेकिन अपने माइंड को कह रही हूँ कि मुझे डराओ मत, आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम रेडी फॉर इट। सो व्हेन आई से दिस टू माय माइंड, तो ऐसा सोचने से मैं फेल नहीं हो जाऊंगी, ऐसा सोचने से मेरा वो आउटकम नहीं हो जाएगा, पर ऐसा सोचने से मेरा पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगा। मुझे किसी भी डर के बिना अपना परफॉर्म देना है। आई एम गोइंग टू मीट ए वंडरफुल पर्सन टुडे इन इंटरव्यू। किसी तरीके का फियर नहीं है, बट मुझे जाना है और बहुत अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्म देना है। इस फियर के साथ भी पता नहीं वो क्या पूछेंगे, पता नहीं पसंद आऊंगी नहीं आऊंगी, पता नहीं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मेरा इंटरव्यू जरूर खराब। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि हम वर्स्ट केस मेथड को भी अप्लाई करें और अपने माइंड को कहें आई एम ओके फॉर इट, आई एम रेडी फॉर इट। फिर उसके बाद जो तीसरा है वो है जूम अपने इस सिचुएशन से बिल्कुल अलग करके हम ये देखें क्या 5 साल बाद भी मैं मेंटल स्टेट में होंगी, क्या ये प्रॉब्लम तब भी मेरे लिए इतनी बड़ी होगी। सोचते हैं कि दिस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, मैं तो सोच के बड़ा कर दिया। सो ये दिस इज कॉल्ड जूम। ये भी बहुत ही ज्यादा मिक्स मेथड्स हैं जो हम लोग मेंटल हेल्थ में, आप जैसे एआई, एनएलपी, सीबीटी, बहुत सारी टेक्निक्स में मतलब कलेक्टिवली ये यूज होते हैं इस तरह से। तो ये बहुत लेकिन है बहुत ही कारगर है, पावरफुल है। और दूसरा तीसरा मैं आपको कुछ राजयोग मेडिटेशन, क्योंकि जी, आप जी। बात ही हम ब्रह्मा कुमारी बहन से कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग जो यूज करते हैं ये तो हम यूज करते ही हैं, ये तो हम यूज करते ही हैं, कि हम राजयोग लेकिन मेडिटेशन से जो पहले मेरा एक डर जी एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाह रही थी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम के डर से दिन-रात पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो साल भर तो जो उन्होंने किया तो किया पता नहीं, लेकिन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जो रात भर वो पागलों की तरह पढ़ते हैं डर के मारे, उसके बारे में कुछ और बता दीजिए। वो कहाँ तक सही है और उस समय क्या करना चाहिए? ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो पढ़ना बुरा है, क्योंकि हमारी रीडिंग पावर स्ट्रांग ही होती है उसमें। लेकिन ये नहीं हो कि वो जो रिवीजन हमारा लास्ट मिनट पे चल रहा है वो सिर्फ वो फर्स्ट एंड लास्ट हो। मतलब इफ इट इज अ रिवीजन देन इट्स फाइन, क्योंकि जो हमारी रिकॉल मेमोरी है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है। जैसे कि हमने बोला ना कि एक मेमोरी सिस्टम होता है, तो वो हुँ, शट डाउन हुँ। नहीं होता है, वो उस टाइम पे एक्टिवेटेड रहता है। लेकिन इट्स वेरी दिमाग तो इंपॉर्टेंट कि उससे पहले वो दिमाग सारे तो टॉपिक हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किए हुए हों, अच्छा, क्योंकि वो नहीं तो लास्ट अगर मिनट वो वाली पढ़ाई ना बिल्कुल होके, हुँ, हुँ। एक होता है लास्ट मिनट की पढ़ाई, एक होता है लास्टिंग पढ़ाई। यानी कि बच्चा 2 महीने से लगातार पढ़ रहा है एंड देन वो लास्ट के पॉइंट पे अपने मेन पॉइंट्स जो है वो अपना जो है वो रिकॉल करने के लिए उसने बनाए हैं। तो मतलब अगर हम वैसे मेन बात करें तो अगर मैं इसमें
मतलब अपना जो एक शॉर्ट में टिप देना चाहूँ, तो मैं यही बोलूँगी कि जैसे हमने जो बात करी, ब्रीदिंग की बात करी, हमने विजुअलाइज़ेशन टेक्निक की बात करी, उसमें एक पॉइंट हम ये भी ऐड करें कि हम छोटे-छोटे गोल सेट करें। बड़े सिलेबस को एक साथ पढ़ना इज वेरी वेरी एंशियस एक्टिविटी आई वुड से। लेकिन जब हम छोटे छोटे गोल सेट करते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरे पार्ट पार्ट में मेरा सिलेबस डिवाइडेड है और मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स रेडी कर लिए हैं, अब मुझे लास्ट मिनट पे ये बुलेट पॉइंट्स रेडी कर पर मुझे सारा भी वो भी याद आ जाएगा कि से मैंने इसकी देन इट्स फाइन। लेकिन लास्ट मिनट में सब कुछ गल्प करना इज वेरी, वो तो फिर पूरा का पूरा खिचड़ी बन जाएगी उस केस में। तो ये हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से अपनी रिकॉलिंग को बेटर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने उसकी जो जी हुई मैं की आप बात करें तो रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे आप क्वेश्चन और आंसर को आप रटने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, लास्ट में कुड बी लिटिल डेंजरस। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये एक और पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं जो रही बात में कि हम राजयोग में भी हम ये सब चीजें ऐड करते हैं जो हमने डिस्कस किया, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन इज अ वेरी होलिस्टिक एक्टिविटी। होलिस्टिक इन द सेंस मतलब इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। अगर हम मेंटल लेवल की बात करें, फिजिकल लेवल की बात करें, तो ये पूरा पूरा होलिस्टिक जो है वो कवर करता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ समझने की है कि जो हम सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते हैं, बॉडीलेस अवस्था का, सोल कॉन्शियसनेस का जो हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि जो डर है वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है, मतलब हम लोग कोई फिजिकल चीज के छूटने का या कोई भी रिलेशन ऐसी कोई चीज छूटने का डर होता है ना, तभी तो हमें वो डर हम पर हावी होता है। हम जी, तो जी। इस डर से भी सोल कॉन्शियस स्टेट में हम इस डर से भी निकल जाते हैं कि ये शरीर भी मेरा एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं कर्म करती हूँ, मैं ये कर्म करके मुझे एक दिन वापस इसे छोड़कर जाना है। तो जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में होते हैं तो हमारे अंदर फियर को फेस करने की, फियर फिर हम पर कंट्रोल हावी नहीं होता, हम फियर को मैनेज करते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो सोल कॉन्शियस जो प्रैक्टिस है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रैक्टिस फियर को दूर करने की राजयोग में है, वो है साक्षी भाव, यानी डिटैच्ड ऑब्जर्वर। हम लोग इस पूरी लाइफ को एक नाटक की तरह देखते हैं, है ना, कि इट्स अ लाइफ स्टोरी एंड आई एम द हीरो एक्टर ऑफ दिस मूवी। एंड मुझे हमेशा जो है बहुत एक अच्छा रोल, एक अच्छा किरदार प्ले करना है। और कोई भी सर्कमस्टेंसेस, जैसे हीरो के सामने एक मूवी हम देखते तो उसके सामने कितने चैलेंजेस आते हैं, वो डरता नहीं है कभी भी, लेकिन उसको बोल्डली प्रिपेयर होके फेस करता है। तो उसी तरीके से जब हम साक्षी भाव होकर अपने इस ड्रामा को देखते हैं, नाटक को देखते हैं एक, तो हम ये मान लेते हैं कि हर एक का किरदार अपना फिक्स है। कोई नेगेटिव रोल में भी हो सकता है, कोई हमको हो सकता है कि कोई गलत शब्द भी बोल रहे हो या कुछ भी है, या कोई गलत कर भी रहे हो हमारे साथ, तो भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये उनका पार्ट है। और हमको अपना हीरो एक्टर पार्ट समझकर हर एक के साथ वैसे ही करना है जैसे एक हीरो एक्टर को करना चाहिए। टेट फॉर टेट वाली टेक्निक हम लोग यूज नहीं करते हैं कि किसी ने गलत किया तो हमें गलत करना है, नहीं। कोई अगर गलत कर रहा है तो भी अपने साथ अपने कर्मों का खाता बना रहा है। अगर मैं गलत करूंगी तो मैं अपने कर्मों का खाता बनाऊंगी, तो मुझे क्या खाता बनाना है वो मुझे देखना है। मुझे अकाउंट क्रिएट करना है, तो मुझे हमेशा हमेशा एक अच्छे उसमें ही रहना है, अपने बिहेवियर में, एटीट्यूड में और एक्ट में। तो ये सारी चीजें मुझे ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज का हमें फियर, उस चीज को लेकर हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है वो खुद को देनी है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं जब हम लेते हैं, जैसे अगर मैं अगर मुझे किसी भी चीज से डर है तो मैं अपने आप को सम्मान देती हूँ, मैं अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन देती हूँ, अपने आप को पॉजिटिव टॉक करती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं निर्बंधन हूँ, मैं फियरलेस हूँ। इस तरह की जब हम अपने आप को एक तरीके से खुद को ही ब्लेसिंग दे रहे हैं, खुद को ही हम लोग अफर्मेशन दे रहे हैं। अफर्मेशन मतलब एक एक आशा दे रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए है कि मैं अपने मन में वही सोच रही हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ। अगर मुझे किसी चीज मैं फियरलेस,
निर्भय हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे को फ़ियर को फ़ेस करने में हेल्प करती हैं। सो राजयोगा की ट्रेनिंग जो है वो जो भी बच्चे हैं, अगर सुन रहे हैं तो स्टूडेंट, अगर मदर्स सुन रही हैं मदर्स, या जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है टू गेट रिड ऑफ एनी काइंड ऑफ फ़ियर। कोई भी जी। तरीके का फ़ियर है उससे दूर रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज पे टिकें और ये विश्वास रखें कि परमात्मा स्वयं मेरे साथ है, जो सबका रक्षक सब तक है, वो स्वयं मेरा साथ दे रहा है मुझे, और मैं उस में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक निर्भय वाली स्थिति में लेकर तो ये भी एक टिप है, जैसे जो बच्चे राजयोग ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं में भी, वो कोई घर से निकलने से पहले, किसी एग्ज़ाम को करने से पहले, या फिर एक शुरू करते हैं तो भी लाइक गिव माय एग्जांपल ऑफ माय डॉटर ओनली, उसने हमेशा अपनी स्टडीज भी जब स्टार्ट करती है तो शी ऑलवेज टेक ब्लेसिंग फ्रॉम ऑलमाइटी कि आई एम गोइंग टू स्टडी दिस, और फिर वो स्टार्ट करती है। तो एक तरीके से परमात्मा को साथ रखकर हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर वो फियरफुलनेस अपने आप क्रिएट होती है, और इंटेलेक्ट भी हमारा जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है कि हाँ बिल्कुल हमको ये दिस इज समथिंग व्हिच इज पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू इट। ये सेशन में बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, पर ये हम कवर कर अभी पाए दीदी हमारा ये टाइम बस इतनी जल्दी खत्म हो जाता है आपके साथ। अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, बहुत कुछ है। अभी हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज तो टाइम खत्म हो गया। लेकिन चलते-चलते मेडिटेशन थोड़ा-सा अगर हो जाता 10 मिनट्स का। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी सोल कॉन्शियसनेस को ही हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड कोई भी कुछ भी सोच रहा हो, किसी भी बात के लिए वो एंशियस हो, अगर हम अपने आत्मा के, मैं आत्मा हूँ, ये हम कितनी बार डिस्कस कर ही चुके हैं, ये हम मानते हैं। सिर्फ इसमें टिकना है, इस सोल कॉन्शियसनेस में, कि मैं आत्मा हूँ और मेरे जो 7 गुण हैं, उस गुणों में मुझे टिकना है। मुझे ये नहीं कहना है कि ये डर मुझसे दूर हो जाए, या मुझे ये घर में जो शांति है, दुनिया में जो शांति है, वो नहीं। जो नहीं है वो वाली बात मुझे नहीं करनी है। जो मुझे अपने अंदर देखना है, मुझे वही सोचना है। मुझे अंदर देखना है, मुझे सिर्फ वही सोचना है। तो ये आज हम उसी का ही अभ्यास है। हम कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल देंगे अपने शांति और हम चलिए अभ्यास करते हैं। ओम शांति। अपना सारा ध्यान शरीर की परे, अपने मस्तक के मध्य, अपने सत्य स्वरूप आत्मा पर लेकर आए। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, प्रकाश का पुंज हूँ। मस्तक में जहां तिलक लगाते हैं, वही मेरा स्थान है। लगता है दीदी का नेट आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है।
हम वेट करते हैं, फिर से जॉइन करेंगी। एक जगह समान मैं प्रभु की कीमत है। मेरा मैं शांत जरूर हूँ। हर प्रकार के डर से मुक्त हूँ। शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकलकर पूरे ब्रेन में फैल रहे हैं। महसूस करें सुनहरे लाल कलर का मुझसे निकलकर ब्रेन रहा है। ये गोल्डन लाइट मुझे और शांत बना रही है, निर्भय बना रही है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे परमात्मा ने ये सब कुछ दिया है। उसने स्वीकार किया है। वो मुझे निरंतर बना रहा है। मुझे ये विश्वास है कि मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मैं अपना बेस्ट देने में सक्षम हूँ। मैं अपने में पर्याप्त हूँ। स्वयं परमात्मा मुझे मदद कर रहा है। मेरी एक हिम्मत का कदम और उसके 1000 कदमों की मदद मुझे मिल रही है। मुझे ये हिम्मत करते रहना है। मुझे आगे बढ़ते रहना है। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, सदैव आगे बढ़ने वाली हूँ। आत्मविश्वास डर को खत्म कर मैं कर सकती हूँ। इस बात का मुझे अब पूरा है।
आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। ओम शांति शांति। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल होता है। बच्चों को 10 मिनट्स तो देना ही चाहिए। माइंड अपने आप ही एकदम काम हो जाता है, कूल हो जाता है। पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो दीदी एंग्जाइटी हमारे को दूर करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक हम तो इतना देख रहे हैं, हमारे संपर्क में इतने स्टूडेंट्स हैं जो राजयोग का अभ्यास करते हैं और सभी का इतने सुंदर अनुभव हैं, सभी के सब बिना किसी डर के, बिना किसी एंग्जाइटी के अपने मार्क्स भी स्कोर करते हैं और हर रिजल्ट के लिए रेडी भी रहते हैं। क्योंकि ये बात हमें बच्चों को समझानी बहुत ज़रूरी है कि एक एग्ज़ाम केवल और केवल हमारी करंट नॉलेज को चेक करता है, ना कि हमारे वैल्यूज़ को। हमारी जी, वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है। तो कोई भी एग्ज़ाम हमारी लाइफ़ को बनाता या बिगाड़ता नहीं है, वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प ज़रूर करता है। तो जो बच्चे अगर किसी एग्ज़ाम में लगता भी है उनको कि अगर वो उनका उतना अच्छा नहीं किया, तो वो ये ना सोचें कि वो निर्णायक उस चीज़ को ना बना के रखें, बल्कि ये सोचें कि मैं क्योंकि वो कहा जाता है ना कि बेस्ट मिल गया तो अच्छी बात है, वरना जो मिला उसको बेस्ट बनाना ये बहुत बड़ी बात है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये तो हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेस्ट मिल जाए, लेकिन जो मिल गया, मान लीजिए अगर मार्क्स किसी भी वजह से कम भी आए, है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रीज़न नहीं हो सकता, बहुत सारे एक्सटर्नल और रीज़न भी हो सकते हैं। लेकिन जो मिल गया, उसके आधार पर हमें बेस्ट बनाना, ये हमारे एक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ होती है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे उसको बेहतर बनाएँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और यही सोच हमें नेगेटिविटी से बचाएगी और हमको जो भी हो मीन्स लाइफ में जीना, खुशी के साथ जीना ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप कुछ और भी जो आपने सोच रखे हैं, सभी के सपने भी पूरे हों। मैं तो ये भी मानती हूँ, कि जो मिल रहा है भगवान खुशी से दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। जैसे हैं रहें, तो बच्चे आज ही सीख लें ये सब। आज का बहुत ही अच्छा हमारा रहा है, जो हम चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन बच्चों को कुछ सीख मिले, बच्चों को कुछ हेल्प मिले। तो दीदी आज का हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत ही आभारी हूँ। लेकिन अभी भी बाकी है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन्स अभी बचे हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड में भी हम इसको आगे कंटिन्यू करें, जिससे आज तो आपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक्स बता दी। फिर हम आगे बड़ों के लिए भी कुछ हम देखें और इन कुछ टिप्स आपसे लें। तो हम मैं हम सभी ये जो दर्शकों एक फ़ियर है, अगर इस चीज़ को हमने ठीक तरीके से टैकल नहीं किया, हैंडल नहीं किया, मैनेज नहीं किया, तो ये और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को क्रिएट करता है। तो इट्स जी, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है इसको ठीक तरीके से मैनेज कर पाएँ ताकि ये और जो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं कि जिससे बहुत डैमेजिंग इमोशंस हैं, जो बहुत डैमेज करते हैं हमारी लाइफ़ को, हमारी इमोशंस को, हमारे रिलेशनशिप को, जैसे कि इनसिक्योरिटी है और एंगर है या फिर हम लोग जो है जेलसी में आ जाते हैं एट टाइम्स या फिर कोई भी चीज़ है, किसी भी तरीके की स्पर्धा में आ जाते हैं। इन सब का जो बेस है, रूट है, वो यही है कि हमने फ़ियर को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया। क्योंकि लोग कई बार फ़ियर को ईज़िली कनेक्ट देखें तो हम ये समझ सकते हैं एग्ज़ाम्पल इमोशन तो अगर देखें तो लोग क्या कहेंगे, इस डर से बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि लोग तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो जी, जी। ये चीज़ बहुत है कि सबसे वो कहते हैं ना सबसे बुरा बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये बहुत सारी चीज़ों को जन्म देता है, तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको अच्छे से मैनेज करें। हाँ, वही।
तो नेक्स्ट एपिसोड में हमारा फोकस इसी पर रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, इसको हम समझ लें, क्योंकि कुछ लोग इसको समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते हैं और फिर प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो आज सबसे अच्छी बात जो आज रही है वो हमने फ़ियर को समझा। कम से कम हमें पता तो चला कि जो है वो हमारे अंदर ही है, हमको ही ठीक करना है। हम इसको एक आदत ना बनाएँ, हम इसको अपना नेचर ना बनाएँ कि नहीं-नहीं ये डरना तो हमारा नेचर है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। सब कुछ चेंज हो सकता है, बस उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आज हमने बहुत कुछ समझा और मैं दर्शकों की तरफ से दीदी, पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ आए हैं और हमें इतनी ज़रूरी बातें आपने बताई हैं, जो बहुत ज़्यादा इस समय सभी को ज़रूरत है ये जानने की। और अगले एपिसोड में आपका फिर से इंतज़ार रहेगा और हमारे दर्शकों को भी आज जो क्वेश्चन्स हमने उठाए हैं, उन सभी के जवाब आपको मिलेंगे और आपको टिप्स मिलेंगी और साथ में दीदी आपको बताएँगी कैसे फेस करना है फ़ियर को और भी जो इमोशंस जैसे अभी बात की उन्होंने इनसिक्योरिटी और एंगर की, इन सब से भी लड़ना, इनको फेस करना और इनको दूर करना, ये सब भी हमको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। तो प्लीज़ देखना ना भूलें हमारा नेक्स्ट पिंक टॉक और आज के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। ओम शांति दीदी। ओम नमस्कार। शांति।